Assalamualaikum dear students of class 6 hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम कुछ तैयारी करेंगे अपने डाटा हैंडलिंग की नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जो कि 17B एक्सरसाइज है बेटा। उसमें जो बेसिक टर्म्स हमें जरूरत है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, और उसमें जो बेसिक टर्म्स हमें जरूरत है वही पिक्टोग्राफ। तीन चीजें हम उस एक्सरसाइज के रिलेटेड में पढ़ेंगे। एक तो पिक्टोग्राफ होता क्या है, दूसरी चीज जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि पिक्टोग्राफ गिवन डाटा का कैसे डाला जाता है, और तीसरी चीज कि पिक्टोग्राफ को कैसे रीड आउट किया जाता है। यानी कि गिवन पिक्टोग्राफ आपके दिया जाएगा किसी डाटा के मतलब, ठीक है, आपको उसको रीड करना बेटा, वहां से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। देखिए बेटा, ये पिक्टोग्राफ होता क्या है, इट इज वन ऑफ द ग्राफिकल टेक्निक्स टू हैंडल द डाटा। मैंने आपको बताया था डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं तो देयर आर सो मेनी अलजेब्रिक टेक्निक्स एज वेल एज ग्राफिकल टेक्निक्स टू हैंडल द डाटा। जैसे हमने देखा कि गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, गिवन डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, और गिवन डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना या फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, और इसी तरीके से गिवन डाटा का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, ये सभी क्या है, वेज ऑफ हैंडलिंग द डाटा, दे आर द अलजेब्रिक टेक्निक्स टू हैंडल द डाटा। इसी तरीके से हमारे पास में कुछ ग्राफिकल टेक्निक्स भी है टू हैंडल द डाटा, और उनमें से जो सबसे बुनियादी और बेसिक और सिंपल टेक्निक है टू हैंडल द डाटा, दैट इज द पिक्टोग्राफ। उसके बाद में आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में बार ग्राफ, फिर डबल बार ग्राफ, अगली वाली क्लासेस में हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। इसी तरीके से हमारे पास में एक और कर्व आती है जिसको बोला जाता है ओके, जो कि आपको क्लास 10th में पढ़नी है। दे आर आल्सो वेज ऑफ हैंडलिंग द डाटा, बट द ज्योमेट्रिकल वेज और द ग्राफिकल वेज। ठीक है, चलिए देखते अपना पहला ग्राफिकल वे टू हैंडल द डाटा विच इज नोन एज पिक्टोग्राफ। तो ये हमें क्या बताता है, a pictograph is a way of representing the data using pictures। ऐसा कोई भी तरीका जिसमें हम गिवन डाटा को हैंडल करेंगे, गिवन डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन बाय मींस ऑफ पिक्चर्स, उसको बोला जाता है पिक्टोग्राफ। आ रही बात समझ में, यानी कि गिवन डाटा को रिप्रेजेंट करना बाय मींस ऑफ पिक्चर्स, तो उसको बोला जाता है पिक्टोग्राफ। और ये जो पिक्टोग्राफ होता है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डाटा के बारे में पूरी हालत हमें पता चलती है। आपको पता है पिक्चर्स हैव द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रिटन नोट्स। जो रिटन नोट होगा बेटा, वो तो आप पढ़ोगे, आपने याद किया, हो सकता है कि बहुत सारी चांसेस है कि आप उसको भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने कोई चीज पढ़ी अलॉन्ग विद द पिक्चर, अलॉन्ग विद द डायग्राम, वो डायग्राम से आपको वो सब चीजें अच्छे से याद रहती है, तो कम पॉसिबिलिटी है वो आप भूल जाओगे। इसीलिए डाटा को हैंडल करने का तरीका जो ग्राफिकल टेक्निक्स है, दे आर प्रेफरेबल बिकॉज दे हैव द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, दे हैव द लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। अच्छा, इस पिक्टोग्राफ को कैसे, पिक्टोग्राफ किसी भी डाटा का डाला जाता है बेटा, हम उसके लिए एक मिसाल ले लेंगे, एग्जाम्पल, पुरानी वाली एग्जाम्पल ले लेंगे जो हमने आपको बताई थी। जो जब हमने आपको बताया था, हमारे पास में मान लीजिए एक जंक्शन पॉइंट है ए, जिसके ऊपर बहुत सारे रोड्स मीट कर रहे हैं, रोड R1, रोड R2, रोड R3 और R4, ये चार रोड्स हमारे पास में जो कि जंक्शन पॉइंट ए पर मिल रहे हैं। ड्यूरिंग हैवी ट्रैफिक आवर्स, एक घंटे के लिए, हैवी ट्रैफिक आवर्स के दरमियान एक घंटे के लिए आप यहाँ पे बैठे हो जंक्शन पर ही एज एन ऑब्जर्वर, और आपने ऑब्जर्व किया कौन कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं। जो व्हीकल्स आपने देखे उनमें आती है ट्रक, सपोज कार्स आती है, साइकिल्स आती है और बाइक्स आती है। ठीक है, ये व्हीकल्स आपने उस हैवी ट्रैफिक आवर्स के दरमियान देखा इस जंक्शन पॉइंट के थ्रू पास होते हुए। फिर आपने क्या किया, आपने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया उसी गिवन डाटा का, विदाउट हैविंग टेलीमार्क मैंने यहाँ पे बनाया। इसको फिर भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि टैली मार्क का एक ही काम तो होता है ना बेटा, दे एक्ट एज द रिमाइंडर। कभी कभार जो अच्छा खासा बंदा होगा उसको टैली मार्क के बिना भी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, टैली मार्क का कॉलम मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, और हमने डायरेक्ट से व्हीकल्स लिखा और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। सपोज ड्यूरिंग दैट वेरी 1 आवर, जो हैवी ट्रैफिक आवर्स में से हमने एक घंटे के लिए मुशाहिदा किया था, और आपने परखा, वहां पे मुशाहिदा किया कि 500 trucks have been passed through that very junction point। इसी तरीके से उस जंक्शन पॉइंट में से उस घंटे में 700 कार्स का आमद रफ्त हुई, और इसी तरीके से 150 साइकिल्स पास हुई उस जंक्शन पॉइंट के थ्रू, बाइक्स पास हुई 200। और मैं आपको बताऊंगा रिप्रेजेंट दिस वेरी इंफॉर्मेशन और दिस वेरी डाटा बाय मींस ऑफ पिक्टोग्राफ। तो करोगे क्या, जब हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं ना बेटा, हम एक स्केल चूज करते हैं, एक सिंबल का, एक पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं, और वो पिक्चर कुछ और दर्शाती है। लेट मी ड्रा द पिक्टोग्राफ ऑफ द गिवन डाटा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्केल हम चूज करेंगे, स्केल चूजन। हम हर एक व्हीकल को
थ्रू सर्कल बनाएंगे, थ्रू सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इन सभी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स को हम सर्कल्स के थ्रू ही एक्सप्रेस करेंगे। स्केल जो हम चूज करेंगे बेटा वो एक सर्कल होगा, लेकिन एक सर्कल एक व्हीकल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बेटा। एक सर्कल बेटा मान लीजिए 100 व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, 100 व्हीकल्स को, कितने व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है? 100 व्हीकल्स को। यानी कि जब भी आपको पिक्टोग्राफ बेटा किसी भी गिवन डाटा का बनाना होगा, आपको एक पिक्चर पहले सिलेक्ट करनी है, और पिक्चर क्या दिखाएगी बेटा? उस गिवन सेट जो गिवन सेट होगा डाटा का, उसके सभी ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लिख सकते हो? ये सर्कल लिख सकते हो, वो सिंबल लिख सकते हो। और उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा? स्केल चूज करनी है। जो सर्कल आपने बनाया ये तो व्हीकल्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कितने व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करेगा? 100 व्हीकल्स। देखिए बेटा, अगर मैं ये ट्रक्स के कॉरस्पॉन्डिंग में बनाऊंगा एक सर्कल, मैं आपको बताऊंगा, एक सर्कल हमारे पास में है ट्रक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, ये कितने ट्रक्स को रिप्रेजेंट करेगा? 100 ट्रक्स को। इसी तरीके से अब मैं दो सर्कल्स बनाऊंगा बाइक के कॉरस्पॉन्डिंग में, वो कितने बाइक्स रिप्रेजेंट करेगा? सर वो तो 100 व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि बाइक्स के रेस्पेक्टिव पीरियड के दरमियान, बाइक्स के रेस्पेक्टिव रो के कॉरस्पॉन्डिंग हमने दो सर्कल्स ट्रेस किए हो गया। एज अ रिजल्ट 2 सर्कल्स रिप्रेजेंट 200 bikes. So let me draw the pictograph of the given frequency distribution table. उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? स्केल चूजन, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा 100 व्हीकल्स को, तो यहां पे मैं व्हीकल्स के नाम लिखूंगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? पिक्चर्स या फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है। यहां पे आप क्या लिखोगे? पहले रो में आप लिखोगे ट्रक्स, ठीक है, व्हीकल का नाम। उसके बाद में कितने ट्रक्स की आमद रफ्तार आपने देखी एक घंटे में? 500 की। एज अ रिजल्ट 5, क्योंकि एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है 100 व्हीकल्स को, यानी कि 100 ट्रक्स को अगर हमने यहाँ पे सर्कल बनाया तो 500 ट्रक्स हम 5 सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया पिक्टोग्राफ कॉरस्पॉन्ड टू द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन विच आर ट्रक्स। इसके बाद में कार्स आपने कितनी देखी? कितने कार्स की आमद रफ्ते देखी? सर 700 की। यहां पे आप लिखोगे कार्स, और यहां पे कितने सर्कल्स बनाओगे? सर 7 सर्कल्स। व्हाई सो? बिकॉज सिंस वन सर्कल विल रिप्रेजेंट 100 vehicles, therefore 7 circles will represent 700 vehicles। लेकिन क्या बेटा? कार्स, बिकॉज कार्स के कॉरस्पॉन्डिंग रो में हमने ये सर्कल्स ट्रेस की है, 1 2 3 4 5 6 और एक और 7 यहाँ पे आएगा। आई बात समझ में बेटा? इसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में नेक्स्ट वाली एंट्री साइकिल्स आपने ड्यूरिंग दिस वेरी हैवी ट्रैफिक आवर्स कितने देखे इस जंक्शन पॉइंट के थ्रू आते हुए? सर 150। अब सवाल है यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल तो रिप्रेजेंट करेगा 100 व्हीकल्स को, क्योंकि साइकिल्स के कॉरस्पॉन्डिंग रो में बनाया तो 100 साइकिल्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब बेटा जो 50 साइकिल्स रहे उनको हम पूरे सर्कल से तो नहीं दिखा सकते बेटा। अगर हमने दूसरा एक पूरा सर्कल यहाँ पे ड्रा किया वो तो 100 साइकिल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और हमें पता है कि साइकिल्स की आमद रफ्तार इस जंक्शन पॉइंट के थ्रू 150 भी देखी गई, 200 बेटा नहीं। एज अ रिजल्ट हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सेमी सर्कल, बिकॉज फुल सर्कल विल रिप्रेजेंट व्हाट? फुल सर्कल विल रिप्रेजेंट 100 व्हीकल्स, सेमी सर्कल विल रिप्रेजेंट व्हाट? दैट विल रिप्रेजेंट 50 व्हीकल्स। तो यानी कि 50 व्हीकल्स और 100 व्हीकल्स यानी कि 150 व्हीकल्स, 150 साइकिल्स आ गई। और उसके बाद में बाइक्स की कॉरस्पॉन्डिंग में आपको खाली 2 सर्कल बनाने हैं, बिकॉज वन सर्कल विल रिप्रेजेंट 100 व्हीकल्स, सिंस वी हैव ड्रॉन दिस वेरी सर्कल correspond to the row, that's bikes. As a result it will represent 100 bikes, this circle will represent 100 bikes, therefore all total में कितने bikes होगी? 100 plus 100 200 bikes। ये बात आपको समझ में आई हुई बेटा? ठीक है, यानी कि ये तरीका रहेगा हमारा पिक्टोग्राफ बनाना। मान लीजिए आपके पास में एक और व्हीकल है, सपोज बसेस आपने देखी 25 जाती हुई, 25 बसेस। और मैं यहाँ पे एक और एंट्री मारूंगा यहाँ पे बसेस की। जरा बताओ 25 बसेस थ्रू दिस वेरी सर्कल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और हमने पूरा सर्कल दिखाया वो तो 100 बसेस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमने आधा सर्कल दिखाया वो कितने बसेस को रिप्रेजेंट करेगा? सर 50 बसेस को, लेकिन हमें तो 25 ही दिखाना है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? एक क्वार्टर जो सर्कल का होता है बेटा,
एक क्वार्टर, देखिए बेटा पूरा सर्कल होगा, ये सेमी सर्कल होगा बेटा। 1 क्वार्टर ऑफ सर्कल का मतलब यहाँ तो ऊपर वाला पोर्शन, ये हो गया 1 क्वार्टर ऑफ सर्कल। वही हम यहाँ पे 1 क्वार्टर ऑफ सर्कल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया पूरा सर्कल, ये हो गया, ये हो गया 1 क्वार्टर ऑफ सर्कल। ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा। एज अ रिजल्ट दिस विल रिप्रेजेंट 50 व्हीकल्स सिंस आई हैव ड्रॉन दिस 1 क्वार्टर ऑफ द सर्कल along the buses row. As a result it will represent 25 buses because ये एक चौथा ही है किसका, किसका, एक सर्कल का, क्योंकि एक सर्कल फुल रिप्रेजेंट करता है 100 व्हीकल्स को। तो एक चौथा ही जब हम देखेंगे, चौथा हिस्सा है 100 का, y का 4 1 जार 4 2 जार 4 5 जार 20, ठीक है, 4 2 जार 8, 2 रहेंगे 4 5 जार, तो 25 व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करेगा 1 क्वार्टर ऑफ द सर्कल। 1 क्वार्टर का मतलब एक चौथाई सर्कल का। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे क्या बेटा, हम डायरेक्ट से अपने एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे और वहां पे देखेंगे अगर आपके पास में किसी डाटा का वहीं से पिक्टोग्राफ दिया गया है, तो अगर उसको आपको रीड आउट करना है बेटा, तो कैसे उसको आप रीड आउट करोगे। और ये चीज भी आपको समझ में आई होगी कि गिवन डाटा है, हम उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या पिक्टोग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो ये चीज तो हमने ऑलरेडी से वीडियो लेक्चर्स में आपको बताई है, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 17B का पहला वाला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 17B का जो पहला वाला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एक्सरसाइज 17B। एक्सरसाइज 17B बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप खुद पर कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान बरतना है बेटा, ठीक है। देखिए बेटा हमारे पास में क्या है, रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। सॉरी बेटा लाइट्स ऑफ हुई थी, इसके लिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे बेटा, एक्सरसाइज 17B, एक्सरसाइज 17B का पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है बेटा। मैं क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि इसमें टाइम चला जाएगा, ऑलरेडी से 11 मिनट कुछ सेकंड्स का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी से हो चुका है, तो इसमें टाइम चला जाएगा, आप खुद कर सकते हो। आपको मैं खाली काउंसिल करूंगा इस एक्सरसाइज में। रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ्स, आपको इनको रीड करना है, मतलब देखना है, पढ़ना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, और हमें फिर आंसर क्वेश्चन करने हैं। ऊपर लिखा गया है यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय स्टूडेंट्स, कितनी बुक्स स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे स्केल इसने चूज की है, 1 बुक रिप्रेजेंट 100 बुक्स। 1 बुक अगर कहीं पे किसी रो के किसी क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग आपको लिख के दी गई है कोई बुक, वो 100 बुक्स को रिप्रेजेंट करेगा। फिर यहाँ पे क्लासेस दी गई है और यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स लिखी गई है, रिप्रेजेंट की गई बुक्स से कितनी बुक्स वो पढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में असल में हमें पिक्टोग्राफ दिया गया है, स्टूडेंट्स पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स कितनी बुक्स एवरेज में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। और फिर क्या बताया गया है, क्लास फिफ्थ कितनी बुक्स पढ़ता है, लेकिन एक बुक कितने बुक्स को रिप्रेजेंट करता है, 100 बुक्स। क्लास फिफ्थ कितने बुक्स को पढ़ता है, 1 2 3 4 5 6 बुक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, 6 बुक्स की का ग्राफ बनाया गया है। तो इसका मतलब क्योंकि 6 बुक्स बनाई गई, एक बुक रिप्रेजेंट करती है 100 बुक्स को, तो 6 बुक्स कितने बुक्स को रिप्रेजेंट करेगी, 600 बुक्स को। क्लास 6 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में कितनी बुक्स बनाई गई है, 1 2 3 4 5। सिर्फ 1 बुक रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी बुक्स, 100 बुक्स, देयरफॉर 5 बुक्स विल रिप्रेजेंट 500 बुक्स। इसी तरीके से क्लास 6 और क्लास 7 की कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, विच क्लास हैज रेड द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स, हमें बताना है किस क्लास ने सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ी होगी। ये नहीं बताना है कि कितनी पढ़ी होगी, खाली ये बताना है किस क्लास ने सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ी हुई है, ठीक है। आप पिक्टोग्राफ को अच्छे से देखोगे, फिर देखोगे बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स किस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा बनाई गई है। जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लास 7 के 5th 6th 7th के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा बुक्स बनाई गई है। इनफैक्ट अगर हम बताएंगे कितने बुक्स उन्होंने पढ़ी है बेटा, वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 700 बुक्स, बिकॉज 1 बुक will represent 100 बुक्स, तो therefore 7 बुक्स की रिप्रेजेंटेशन आपको क्या देगी बेटा, 700 बुक्स की काउंटिंग। इसका मतलब यहाँ पे पहले पार्ट को आप लिखोगे विच क्लास हैज रीड द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स, आप लिखोगे क्लास 7th हैज रीड द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स। पहला हो गया पार्ट इसका। दूसरा पार्ट क्या है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, विच क्लास हैज रेड द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स,
किस क्लास ने सबसे कम बुक्स पढ़ी है, कितनी पढ़ी है वो नहीं पूछा गया है, बल्कि बताया गया है किस क्लास ने सबसे कम बुक्स पढ़ी हुई है। आप देखोगे नंबर ऑफ बुक्स किस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे मिनिमम है, क्लास 8th के कॉरस्पॉन्डिंग। इनफैक्ट क्लास 8 ने कितनी बुक्स पढ़ी है, 1 2 3 4 5 500 बुक्स पढ़ी हुई है। समझ में आ रही बात। उसके बाद में क्या है, हाउ मेनी मोर बुक्स वर रेड बाय क्लास वी देन बाय क्लास वी आई। हमें बताना है क्लास 5th ने कितनी ज्यादा बुक्स पढ़ी हुई है क्लास 6th के स्टूडेंट्स ने। दो क्लासेस को कंपेयर करना है यहाँ पे। क्लास 5th के स्टूडेंट्स में हमने देखना है कि उन्होंने कितनी बुक्स पढ़ी है और क्लास 6th के स्टूडेंट्स ने कितने बुक्स पढ़ी हुई है। फिर हमें कंपेयर करना है कितनी बुक्स ज्यादा पढ़ी है क्लास 5th के बच्चों ने एज कंपेयर टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय क्लास 6th। देखिए क्लास 5th के बच्चों ने कितने बुक्स पढ़ी हुई है, और आप देखोगे यहाँ पे स्केल चूज की गई है, वन बुक रिप्रेजेंट 100 बुक्स। तो यहाँ पे कितनी बुक्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 600 बुक्स बेटा, 600 बुक्स बेटा किन्होंने पढ़ी है, क्लास 5th के स्टूडेंट्स ने। क्लास 5th के स्टूडेंट ने 600 बुक्स पढ़ी हुई। अब देखिए हम देखेंगे हम बेटा क्लास 6th के स्टूडेंट्स ने कितनी बुक्स पढ़ी है। क्लास 6th के स्टूडेंट्स ने कितनी बुक्स पढ़ी है, 1 2 3 4 5, तो 500 बुक्स, बिकॉज वन बुक रिप्रेजेंट 100 बुक्स, तो 500 बुक्स क्लास 6th के स्टूडेंट्स ने पढ़ी। हमें बताना है कितनी बुक ज्यादा पढ़ी है क्लास 5th के स्टूडेंट्स ने एज कंपेयर टू दैट ऑफ द जितनी बुक्स पढ़ी हुई होगी किन्होंने क्लास 7th के 6th के स्टूडेंट ने। जाहिर सी बात है हमें 600 में से 500 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो आएगा 100। ठीक है, तो वो क्या आएगा, therefore 100 books were studied by the class 5th more as compared to that of the students of class 6th। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। how many more books were read by the class VII, 5 6 और 7। क्लास 7वीं के स्टूडेंट्स ने कितनी बुक ज्यादा पढ़ी हुई है क्लास 8वीं के बच्चों से, ये हमने देखना पड़ेगा। क्लास 7वीं के स्टूडेंट ने कितनी बुक्स पढ़ी थी, हमने ये भी देखा था 700 बुक्स, क्योंकि यहाँ पे 7 बुक्स है। और क्लास 8th के बच्चों ने कितनी बुक्स पढ़ी है, 1 2 3 4 5 500 बुक्स। तो फिर क्या करना पड़ेगा, 700 में से घटाएंगे 500, तो वहां से जो हमारे पास में आंसर आएगा 200। देयरफॉर क्लास 7th students have read 200 books more as compared to that of the class 8th student। है ना, बहुत आसान इस पिक्टोग्राफ को स्टडी करना। हाँ, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। शीला, राजू, शैली एंड संतोष collected stamps। read the following pictograph and answer the question। हमारे पास में कुछ बंदे हैं जिनका नाम है शीला एक का, राजू, सैली एंड संतोष। उन्होंने कलेक्ट किए हैं कुछ स्टैम्प्स, मतलब रेक्टेंगुलर स्टैम्प्स, यहाँ पे बताए गए पिक्टोग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो बुक पर। बुक आपको बेटा आगे रखी है, हमें बताना है इस पिक्टोग्राफ को रीड करना है, फिर बताना है इन क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक, लेकिन यहाँ पे इसने स्टैम्प कलेक्शन लिखा है, शीला ने कितने किए हैं, राजू ने कितने किए हैं, शैली ने कितने किए हैं, संतोष ने कितने। कॉलम में इन सभी भाई बहन के क्या लिखे गए, नाम लिखे गए बेटा। उसके बाद में स्केल चूजन क्या है, एक स्टैम्प यानी कि एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा 40 स्टैम्प्स को। हमें क्या बताना है, हाउ मेनी स्टैम्प्स वर कलेक्टेड ऑल टुगेदर, यानी कि इन 4 बच्चों ने कुल मिला के कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए होंगे। देखिए बेटा, कुल मिला के उन्होंने जितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कलेक्टेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल द पर्सन्स विल बी इक्वल टू। शीला ने कितने किए, क्योंकि स्केल क्या है बेटा, 1 स्टैम्प विल रिप्रेजेंट 40 स्टैम्प्स, 40 स्टैम्प्स, यानी कि एक रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंट करता है 40 स्टैम्प्स को। अब देखेंगे हम शीला के कॉरस्पॉन्डिंग कितने रेक्टेंगल्स ट्रेस किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 40 शीला ने किए, प्लस क्या आएगा। उसके बाद हम आएंगे राजू पर। राजू ने कितने स्टैम्प्स किए कलेक्ट, 1 2 3 4 5, लेकिन ईच स्टैम्प रिप्रेजेंट विच रेक्टेंगल विच रिप्रेजेंट 40 स्टैम्प्स, तो 5 इंटू 40। और उसके बाद में क्या आएगा, प्लस आएगा बेटा, प्लस आएगा। शैली ने कितने किए, 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर से आएगा 7 इंटू 40 बेटा। और उसके बाद में क्या आएगा बेटा, संतोष ने 1 2 3 4 कलेक्ट किए हैं, 4 रेक्टेंगल्स यहाँ पे है, तो लेकिन हर एक स्टैम्प तो 40 स्टैम्प्स को रिप्रेजेंट करता है, हर एक रेक्टेंगल तो 40 स्टैम्प्स को रिप्रेजेंट करता है। एज अ रिजल्ट 4 इंटू 40 हम लिख सकते हैं। अब इनको कैलकुलेट करना है, 7 4 28 और 0 आएगा।
और 4 5 जार 20 यानी कि 200 आएगा। फिर आएगा 7 4 जार 28 और 0 आएगा। 4 4 जार 16 तो 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ऐड करना है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 0 0 तो 0 आएगा। फिर क्या आएगा, 8 8 के शुरा, 8 और 8 हो गए 16 और ये वाला 6 बेटा, ये वाला 6 टेंस प्लेस पे हमने ऐड करना पड़ेगा डिजिट को। यहाँ पे टेंस प्लेस पे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, 8 और 8 हो गए 16 और 16 और 6 6 गए भाग ऊपर और उसके बाद में एक चढ़ेगा कैरी, वो आएगा 32। 32 में 2 रहेगा, यहाँ पे 3 चढ़ेगा कैरी, ठीक है बेटा। अब 100 प्लेस पे 2 और 2 हो गए 4, 4 और 2 हो गए 6, 6 और 1 हो गए 7, 7 और 3 हो गए 10। 1020 stamps were collected by all the 4 persons all together। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया, हमने स्टैम्प्स डज शीला हैव, शीला ने कितने स्टैम्प्स को कलेक्ट किया बेटा। ये एडिशन किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, शीला के कॉरस्पॉन्डिंग। यानी कि शीला ने कुल मिला के, अगर आप वहां पे रेक्टेंगल्स देखोगे ना बेटा, 7 रेक्टेंगल्स बनाए गए हैं शीला के ग्रुप के अलोंग, शीला के रो के अलोंग। एज अ रिजल्ट since each rectangle will represent 40 stamps, 7 4s are 28, 280 stamps were collected by शीला, ठीक है बेटा। और उसके बाद में दूसरा क्या है, who has the least number of stamps, सबसे कम स्टैंप्स किसने कलेक्ट किए, संतोष ने। और कितने, 400, बिकॉज उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में 4 इंटू, बिकॉज ये है ना बेटा 4 इंटू 40, सबसे कम स्टैंप्स संतोष ने कलेक्ट किए है। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन है बेटा, उसमें एक और पार्ट, who all have equal number of stamps, यानी कि इन 4 बंदों में से कौन से वो बंदे हैं जिन्होंने इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं। आपको यहाँ पे पता होगा 7 इंटू 40 और 7 इंटू 40 यहाँ पे भी है, लेकिन ये 7 इंटू 40 बेटा शीला के कॉरस्पॉन्डिंग है, और वो 7 इंटू 40 ये शीला के कॉरस्पॉन्डिंग है बेटा, ये शैली के कॉरस्पॉन्डिंग है। ये क्या है बेटा, सैली के कॉरस्पॉन्डिंग, SALLY सैली के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब शीला एंड सैली हैव कलेक्टेड इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स। दिस गर्ल हैज कलेक्टेड 700 स्टैम्प्स एंड दिस गर्ल 280 स्टैम्प्स। दिस गर्ल हैज आल्सो कलेक्टेड 280 स्टैम्प्स। ओके बेटा। उसके बाद में लास्ट वाला जो पार्ट इसका है, हाउ मेनी मोर स्टैम्प्स डज राजू हैव देन संतोष। राजू के पास कितने ज्यादा स्टैम्प्स है संतोष से। राजू के पास कुल मिला के कितने स्टैम्प्स है, 1 2 3 4 5 इंटू 40, ठीक है। 5 इंटू 40 राजू के पास है। राजू के पास कुल कितने स्टैम्प्स हो गए, 5 4 20, 200 स्टैम्प्स। और उसके बाद में हमें क्या देखना है बेटा, राजू के पास कितने ज्यादा स्टैम्प्स है एज कंपेयर टू दैट ऑफ संतोष। हाउ मेनी मोर स्टैम्प्स डज राजू हैव देन संतोष, संतोष से। और संतोष के पास जो संतोष साहब है बेटा, उसके पास 1 2 3 4 मल्टीपल बाय 40 बेटा, यानी कि 4 4 16, 160 स्टैम्प्स है। अब हमें बताना है राजू के पास कितने ज्यादा स्टैम्प्स है एज कंपेयर टू दैट ऑफ संतोष। हमें डिफरेंस निकालनी पड़ेगी, 200 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 160, जो आएगा बेटा 40। यहाँ पे क्या आएगा बेटा 40। देयरफॉर राजू हैज 40 स्टैम्प्स मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ संतोष। है ना आसान। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास में है बेटा, मीर सुरेश जैन invests crores of rupees in different shops. What is the total investment of मीर जैन। मीर सुरेश जैन एक बंदा है जिसने करोड़ों में पैसा लगाया है बिजनेस के ऊपर, और उसके पास में बहुत सारे बिजनेसेस है इन डिफरेंट शॉप्स, मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर। शॉप्स हमें दिए गए हैं इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्लॉथ शॉप, स्टेशनरी शॉप, ग्रोसरी शॉप और इलेक्ट्रिक शॉप। यानी कि कुल मिला के जो मीर सुरेश जैन है बेटा, उसने 3 शॉप्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन करोड़ में। पहला जो उसका शॉप है बेटा वो क्लॉथ शॉप है, दूसरा है स्टेशनरी शॉप, तीसरा है ग्रोसरी शॉप, चौथा जो है दैट्स इलेक्ट्रिकल शॉप, इलेक्ट्रिक शॉप, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक शॉप। अब देखिए बेटा यहाँ पे इसने स्केल क्या चूज की है, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। एक सर्कल रिप्रेजेंट क्या करेगा बेटा 1 करोड़, 1 करोड़ 1, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा,
व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मीर जैन इन ऑल द शॉप्स टुगेदर। हमें बताना है मीर जैन की टोटल इन्वेस्टमेंट इन सभी शॉप्स पर कितनी है। देखिए बेटा क्लास शॉप के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे उस रो में 1 2 3 4 5 6 सिक्स टोटल इन्वेस्टमेंट जो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो मीर जैन की होगी बेटा इन डिफरेंट शॉप्स, वो होगी इन्वेस्टमेंट दैट ही सेट ऑन cloth shop plus investment that he set on the stationery shop plus investment that he set on the grocery shop plus investment that he set for the electric shop, उनको एड अप करना है। अब जो क्लोथ शॉप के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में सर्कल्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है बेटा, 6 इंटू 1 करोड़ वो आएगा 6 करोड़ प्लस, ठीक है बेटा। उसके बाद में स्टेशनरी शॉप के कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास में 2 सर्कल्स और आधा है। 2 सर्कल्स और आधा का मतलब सर एक तो आएगा 2 इंटू 1 हो गया 1 करोड़ और प्लस क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा यहाँ पे हाफ करोड़, उसका हाफ करोड़। नहीं आई बात समझ, यानी कि 2 सर्कल हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि जो बेटा क्लोथ शॉप के कॉरस्पॉन्डिंग उसके पास में कितने सर्कल मिल रहे हैं 6 सर्कल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 करोड़। और उसके बाद में जो हमारे पास में स्टेशनरी शॉप है बेटा, स्टेशनरी शॉप के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 फुल सर्कल और एक आधा सर्कल मिल रहा है, हो गया बेटा 2 करोड़ 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ का मतलब 2.5, यहाँ तो हम लिखेंगे चले 2.5 लिखेंगे 2.5 करोड़। और उसके बाद में जो ग्रोसरी शॉप है वहां पे एग्जैक्टली 2 सर्कल्स है तो 2 करोड़ वहां पे इन्वेस्ट उसने किए होंगे। और इलेक्ट्रिक शॉप की कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में 5 और 2 हो गए, 3 और 2 हो गए 5 सर्कल्स है तो सिर्फ एक सर्कल रिप्रेजेंट क्या करता है 1 करोड़, तो 5 सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे 5 करोड़, तो ये इसकी कुल मिला के इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए बेटा शत पहुंच गई का कस गई त्रुआ 14 तो 15.5 करोड़ तमिस कुल इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा 15.5 करोड़ इज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द मिस्टर जैन ऑन डिफरेंट शॉप्स। और उसके बाद में पार्ट नंबर बी क्या है, इन विच वन हैज इन्वेस्टेड हाफ करोड़ मोर देन द ग्रोसरी शॉप। हमें बताना है किस शॉप के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट उसने की है वो हाफ करोड़ ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ग्रोसरी शॉप। हमें देखना है कौन सा वो शॉप है जिस पर मिस्टर जे ने इसमें इन्वेस्टमेंट तो की है बेटा, लेकिन आधा करोड़ ज्यादा है वो एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट मिस्टर जेन सेट ऑन द ग्रोसरी शॉप। क्लियरली है बेटा, जो स्टेशनरी शॉप है ना बेटा उस पर उसने कितने करोड़ उसकी इन्वेस्टमेंट की है 2.5 करोड़ की, और जो ग्रोसरी शॉप है उस पर उसने कितने इन्वेस्टमेंट की है आप वहां पे देख सकते हो बेटा 2 करोड़ उसके एज अ रिजल्ट। जो ग्रोसरी शॉप जो बेटा स्टेशनरी शॉप है उस पर उसने आधे करोड़ की ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ग्रोसरी शॉप। आप इसको लिखोगे बेटा आंसर मिस्टर जेन हैज इन्वेस्टेड हाफ करोड़ मोर ऑन द स्टेशनरी शॉप एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ग्रोसरी शॉप। फिर है सी पार्ट इसका, इन विच वन हैज इन्वेस्टेड 3 करोड़ मोर देन द ग्रोसरी शॉप। हमें बताना है वो कौन सा शॉप है जिस पर मिस्टर जेन ने 3 करोड़ ज्यादा स्पेंड की है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ग्रोसरी शॉप, ठीक है 3 करोड़ ज्यादा की है। अब जरा बताइए वो तो इलेक्ट्रिक शॉप है ना बेटा, बिकॉज ग्रोसरी शॉप के ऊपर मिस्टर जेन ने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। और जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक शॉप है, ये ग्रोसरी शॉप है ये इलेक्ट्रिक शॉप है ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉप के ऊपर उसने 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। अब जरा बताए 5 कितना ज्यादा है 2 से, 3 करोड़ है ना बेटा, ठीक है। एज अ रिजल्ट हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉप के ऊपर मिस्टर जेन ने ज्यादा 3 करोड़ की ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ग्रोसरी शॉप। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज होल इन्वेस्टमेंट इज द ग्रोसरी शॉप। हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट का कौन सा फ्रैक्शन उसके ग्रोसरी शॉप की इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करती है। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखना पड़ेगा ग्रोसरी शॉप के कॉरस्पॉन्डिंग उसने कुल कितनी इन्वेस्टमेंट की है बेटा। ग्रोसरी शॉप के कॉरस्पॉन्डिंग उसने बेटा 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है तो 2 ऊपर लिखेंगे बेटा डिवाइड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट दैट ही मेड दैट इज 15.5। अब देखिए बेटा फ्रैक्शन हमें बताना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द, ये ग्रोसरी शॉप की इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। हमें बताना ग्रोसरी शॉप
कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है टोटल इन्वेस्टमेंट का। उसके लिए में हमने क्या किया, टोटल इन्वेस्टमेंट को हमने ग्रोसरी शॉप की इन्वेस्टमेंट को, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड, गलत नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड। ठीक है बेटा, यानी कि ग्रोसरी शॉप की इन्वेस्टमेंट हमें देखनी है, वो कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है टोटल इन्वेस्टमेंट का। उसके लिए हमने ग्रोसरी शॉप की इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल इन्वेस्टमेंट से, जो कि 15.5 है। वाई का बेटा देखो, फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर any number of the form p divided by q where p and q are natural numbers, p और q नेचुरल नंबर्स होती है, उसको बोला जाता है फ्रैक्शनल नंबर। अब ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन नीचे ये नेचुरल नंबर नहीं है, हम इसको किससे मल्टीपल करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे। ऊपर आएगा बेटा 4, नीचे आएगा 2 2 are 4, ऐसे हम करेंगे बेटा, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। 15.5 ऊपर भी बेटा 2 मल्टीपल करेंगे, नीचे भी 2 मल्टीपल करेंगे, 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास में ऑप्शनल नंबर आएगा 2 2 आ आएगा बेटा 4, 2 5 are 10, यहाँ पे 0 आएगा, 2 इंटू 15 आएगा बेटा 30, क्या आएगा बेटा 30, तो 30.0 आएगा यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 30। यानी कि अगर टोटल इन्वेस्टमेंट के बेटा कितने हिस्से किए जाएंगे, कितने हिस्से किए, आप देखिए बेटा 2 5 are 10, 31 बेटा, 31 यहाँ पे आएगा 31 डेसिमल, बिकॉज 2 5 are 10, एक चढ़ेगा कैरी, 2 5 are 10, 10 प्लस कैरी वाला एक आएगा 31, यहाँ पे एक आएगा, और 2 1 are 2, कैरी वाला 1 आएगा 3, यानी कि 31, 4 डिवाइड बाई 31। इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट के अगर 31 बराबर हिस्से किए जाएंगे, तो उनमें से बेटा क्या आएगा बेटा, 4 हिस्से उसने पैसों के इन्वेस्ट किए होंगे ग्रोसरी पर। ठीक है बेटा, या अगर हम ऐसे भी बता सकते हैं, अगर 31 करोड़ उसने इन्वेस्ट किए होंगे कुल मिला के, जो कि ऐसा नहीं है बेटा, 31 करोड़ अगर उसने इन्वेस्ट किए होंगे, तो उन 31 करोड़ में उसने 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ग्रोसरी के ऊपर सेट की होगी। ठीक है बेटा, तो होप यू अंडरस्टूड इट। अगर आगे जाएंगे तो वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए अभी के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, थैंक यू बेटा, थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट।